उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जो कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 पर, इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है। देखो, जो मैंने क्वेश्चन पेपर वाली जो वीडियो बनाई थी कि ऑडिटिंग के 2013 की जो वीडियो है वो भी आपको अवेलेबल है। इवन 2021 से लेकर 2023 तक की, इवन जो दिसंबर के अंदर जो पेपर कंडक्ट हुआ है, 3-4 यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं, उनके भी मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। 2023 के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। चैनल पर विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, जो पेपर के अंदर बेसिक जो क्वेश्चन था, जो रिपीटेड क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कौन सा था कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में इनका डिफरेंस पूछा गया था, डिफरेंस क्या है, और साथ साथ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस क्या है। इस चैप्टर से केवल ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 2 क्वेश्चंस को हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको ये नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए लेते हैं हमारा छोटा सा एग्जाम्पल, जो कि हम नॉर्मल, ये देखिए सब भी एग्जाम्पल, अच्छा पेज और नहीं है, हम एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 10th है, क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन। आप नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन से समझते क्या हैं बच्चे? आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताइए मुझे कि इन्वेस्टिगेशन से आप क्या समझते हैं। किसी चीज़ की छानबीन करना, है ना। आप नॉर्मली न्यूज़ के अंदर भी देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट के थ्रू इस एरिया की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस कारण से हो रही है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ की छानबीन कर रहे हैं, है ना। अब बात आ जाती है कि ऑडिटिंग के अंदर भी हमने यही किया था, चेकिंग की थी हमने, इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी हम चेकिंग कर रहे हैं। बट देर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देर इज अ ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस। देखो, ऑडिटिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक कंपनी है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। और इस कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए किसको बुलाया गया? एक पर्सन को बुलाया गया। इस चेकिंग को क्या कहेंगे हम? चेकिंग किस चीज़ के लिए? कि कहीं इस बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस्टेक तो नहीं है, कहीं इस बुक ऑफ अकाउंट में किसी भी तरह का फ्रॉड तो नहीं किया हुआ, कहीं किसी भी तरह की एरर तो नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब कि ये गलत तो नहीं है, ये देखना है, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। और इस बुक ऑफ अकाउंट में हर तरह की बुक ऑफ अकाउंट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाती है, फाइनेंशियल अकाउंट आ जाता है, इवन आपके अदर जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की बात की जा रही है। तो इसको चेक करने के लिए एक पर्सन को बुलाया था हमने, जिस पर्सन का नाम क्या रखा था हमने? ऑडिटर रखा था। और ऑडिटर की ड्यूटी, लायबिलिटी, पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ऑडिटर कहेंगे। अब इतना प्रोसेस आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। अब ये ऑडिटर क्या करेगा, ये जो पर्सन क्या करेगा, इस बुक ऑफ अकाउंट को चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ द वाउचर, इनवॉइस, रिसिप्ट्स, पे बिल्स, ई वे बिल, सबके थ्रू ये क्या करेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा इस कंपनी की, है ना। अब ये तो था ऑडिटिंग बच्चे। इन्वेस्टिगेशन क्या? अब मैं कह रही हूँ कि इस कंपनी के जो ऑनर है, मैं मान के चल रही हूँ इस कंपनी के ऑनर है मिस्टर एक्स। इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करवाया कि ये देखने के लिए कि हमारी कंपनी में लॉस क्यों हो रहा है, ठीक है। ये जो लॉस हो रहा है हर साल, ये क्यों हो रहा है? इस क्वेश्चन मार्क को आंसर करने के लिए उन्होंने ऑडिटर को बुलाया था कि अब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कीजिए। बट ऑडिटर ने कैसी रिपोर्ट दी है इनको? क्लीन रिपोर्ट दी है, जिसको हमने एक और नाम से जाना था, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। याद है हमने टाइप ऑफ रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि क्लीन रिपोर्ट एंड अनक्लीन रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है, जिसका सेकंड नेम क्या है? अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड रिपोर्ट है, ठीक है। ऑडिटर ने कैसी रिपोर्ट रिप्रेजेंट कर दी कि क्लीन रिपोर्ट है, मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नजर आ रहा है, जैसा भी दिख रहा है आपको, वो सारा का सारा ट्रू है। कैसा है? सारा का सारा ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर क्यों मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो रिजल्ट है, अब इसने तो कैसा रिप्रेजेंट कर दिया? ट्रू दिखा दिया, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन थी कि वो सारी की सारी कैसी है? बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर इसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिर ये जो लॉस है मेरे पास, जो हर साल ये लॉस आ रहा है, क्यों फिर ये लॉस हर बार आ रहा है? रीज़न क्या है?
उसको समझ ही नहीं आ रहा कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल एज इट इज है, जैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोविजंस। ओके, सो इस क्वेश्चंस का आंसर लाने के लिए जो कंपनी के जो ऑनर है उसने क्या किया, दोबारा से किसी पर्टिकुलर बेसिस पे, अब लॉस के रिगार्डिंग बात की जा रही है, जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के बेस पे मैं दोबारा से इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूँ, दोबारा से इसके ऊपर छानबीन करूंगी, तो उसे कहेंगे हम इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक पर्पज होगा, स्पेसिफिक पर्पज होगा कि वाई। अब मेरा पर्पस क्या था कि मेरे लॉस को पता लगाना था कि ये लॉस एक्चुअल में हो क्यों रहा है। मेरी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज अ पॉजिटिव सिचुएशन आ रही है, एवरीथिंग इज अ स्टेटमेंट जितनी भी है इसके अंदर सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है, तो बट हमारे कंपनी के अंदर लॉस क्यों हो रहा है। इस लॉस के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशंस अरेंज करोगे। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, अब इन्वेस्टिगेशन आपकी और इन डेप्थ होगी प्लस स्पेशल पर्पस होगा। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस होगा, स्पेशल इन डेप्थ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऑडिटिंग आपकी नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था, ऑडिटिंग को जब अभी तक हमने मोस्ट ऑफ कंप्लीट कर लिया है हमने सिलेबस। ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग कैसे कैसे करवाई जाती है, हमने टाइप ऑफ ऑडिटिंग में पढ़ा था ना कि एक तो हमारा पार्शियल ऑडिट होता है, एक हमारा होल ऑडिट होता है ना, ये हमने पढ़े थे, है ना। एक इंटर्म ऑडिट होता है, ये मीन्स की विद इन 1 ईयर की बात की जा रही है, इसके अंदर विद इन 1 ईयर के अंदर हम ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं और 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म भी हो जाती है। बट इन्वेस्टिगेशंस आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है कि इसकी ड्यूरेशंस क्या होने वाली है, ड्यूरेशन उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव छोटा है तो कम टाइम लेगा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ये 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे लंबे टाइम के लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इन्वेस्टिगेशन में, बट ऑडिटिंग के अंदर कम टाइम कंज्यूम होता है। क्या आपको छोटा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑडिटिंग नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाती है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखा जाता है कि ठीक है या नहीं है, ठीक है। बट इन्वेस्टिगेशन क्या की जाती है, आपके किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप इन डेप्थ स्टडी करते हो आपके बुक ऑफ अकाउंट को। इज इट क्लियर? चलिए अब यहां पर देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि एन इन्वेस्टिगेशन इज अ स्पेशल एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशंस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के इन डेप्थ एग्जामिनेशन की जाती है विद अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे पता लगाना था कि जो ये लॉस हो रहा है, ये जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो क्यों रहा है ना। प्री डिटरमाइंड मेरा पहले ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड किया, देन उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी स्पेशलाइज पर्सन को अपॉइंट किया। ठीक है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन होती है और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर, प्री डिटरमाइंड पर्पस होते हैं। ठीक है, इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द बोथ अकाउंटेंसी एज वेल एज द ऑडिटिंग। ये कह रहे हैं कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन है आपके अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग से बिल्कुल डिफरेंट करता है। अब अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट वाइज क्रोनोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उससे सबको रिकॉर्ड किया जाता है ना। बट ऑडिटिंग की बात की जाए तो ऑडिटिंग के अंदर क्या है कि नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया जाता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है सही है नहीं है। ठीक है, इन फैक्ट इट इज अ इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द पोजीशन बिहाइंड द बुक ऑफ अकाउंट। ये कह रहे हैं कि जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया ठीक है, ओके, बट उसके अलावा ये इन डेप्थ स्टडी करता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के। ठीक है, बिहाइंड द बुक ऑफ अकाउंट एंड रूट ऑफ द वेरियस ट्रांजेक्शंस, और ये जड़ पकड़ता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कि कहां पर कमी है, काम करने वाले डिपार्टमेंट में कमी है या काम करवाने वाले डिपार्टमेंट में कमी है, या फिर जिसने पॉलिसी सेट की है उसके जो पॉलिसी बनाने में कमी है, या फिर आपका इन्वायरमेंट में कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ये मतलब रूट को पकड़ता है, समझ पा रहे हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो फाइंडिंग आउट द टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं सेटअप होता। अब ऑडिटिंग में तो क्या होता था कि आपको एक एरिया दे दिया जाता था कि आपको इतने ही बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है,
चेक करना है। एक पर्टिकुलर बाउंड्री सेटअप कर दी थी, बट इन्वेस्टिगेशन में बाउंड्री नहीं है, ये आपके हर फील्ड को चेकआउट करेगा, चाहे वो आपका टेक्निकल फील्ड है या फिर आपका फाइनेंशियल फील्ड है या फिर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन देखी जाए, ये हर सिचुएशन को, हर फील्ड को ये चेकआउट करेगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन करने वाले से ऑडिटिंग करने वाले को पर्सन को क्या कहते थे, अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल के अंदर बताया, ये पर्सन जो मैंने अपॉइंट किया उसे क्या कह रहे हैं हम, ऑडिटर कह रहे हैं। अब जो मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस पर्सन को बुलाऊंगी उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेटर कहेंगे। इज इट क्लियर? बेसिक पॉइंट क्लियर है? चलो देखो, इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट आपको कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन होता है, जो मैं ये कहूँ कि जो क्रक्स होता है, वो मैं एग्जाम्पल में ही दे देती हूँ कि इसके अंदर मैं ये एक्चुअल है क्या इस चैप्टर के अंदर, राइट। चलिए, द स्कोप ऑफ एन एग्जामिनेशन में बी नैरो और द वाइड डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट है ना, जो लेंथ है, ड्यूरेशन है, कितना टाइम लगने वाला है, वो उसकी टोटली डिपेंड करता है उसके स्पेसिफिक बेसिक ऑब्जेक्टिव की। उसके ऑब्जेक्टिव है क्या, ऑब्जेक्टिव अगर कम छोटा है, नैरो है, तो आपका कम टाइम लगेगा, अगर ऑब्जेक्टिव आपका वाइड है तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, काफ़ी साल लग सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू स्पेशियर एंड पगलर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि द इन्वेस्टिगेशंस इम्प्लाइज ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस फॉर सम स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज। किसी स्पेशल पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पूरी पैराग्राफ में से एक, अगर मैं ये क्वेश्चन अगर आ भी जाए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए या फिर कुछ एक बेसिक पॉइंट्स बताइए इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो आप ये कंसाइज करके इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले ये इन डेप्थ डिटेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशंस है, इन डेप्थ स्टडी करता है, ठीक है। इन एन इन्वेस्टिगेशन अपार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट एंड द रिलेटेड मैटर एंड अदर मैटर इज ऑल्सो एग्जामिन। ये कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट को तो चेक करता ही करता है, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको भी चेक करता है, साथ साथ में दूसरे डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे ना उनको भी चेक, मतलब जो उसको जितना भी चाहिए होगा ना, इन्वेस्टिगेटर को जितना भी मटेरियल चाहिए होगा वो सबका सब लेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो इन डेप्थ किया जा रहा है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च की जा रही है ना। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जहां पर आपका दायरा नहीं होता, ठीक है, मैटर को कलेक्ट करने का। आप कहीं पर भी जाके, किसी भी टाइम जाके अपने रिसोर्सेज को, अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑलवेज अंडरटेकिंग टू द फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये क्यों की जाती है? जब आपके पास कोई प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है तभी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है जो कि आपको समझना चाहिए, फाइंड आउट। अपनी इंफॉर्मेशन को कहां से लेके आ सकता है? टेक्निकल आ सकता है, फाइनेंशियल आ सकता है, इकोनॉमिक सिचुएशन पोजीशन से भी लेकर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज यूजुअली अंडरटेकिंग विद द सस्पिशियस व्यू पॉइंट। ये कहां पर की जाती है नॉर्मली? जहां उस एरिया में जहां पर ज्यादा शक होता है। अब मैंने सारा का सारा इंफॉर्मेशन, ऑडिटर ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि आपका सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बट ये लॉस क्यों आ रहा है ना। अब इसके ऊपर शक हो रहा है कि या तो आप बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने में गलती कर रहे हैं, या फिर आप अपने खर्चों को ज़्यादा दिखा रहे हैं, या कुछ और रीज़न है ना। तो ऐसे पॉइंट के ऊपर हम सर्च करेंगे जहां पर हमें शक है, किसी ऑनर को, किसी भी पार्टीज को भी हो सकता है। देखो, पार्टीज हमने आगे डिस्कस की है, किन किन वजह से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरा, हम अपने, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, या तो हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर जो भी नया पार्टनर है जो आने वाला है उनके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, या फिर जिन्होंने पैसे देने हैं लैंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, या फिर इन्वेस्टर्स करवा सकते हैं, या फिर कंपनी के ओनर ही करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो चलिए वापस बढ़ते हैं हमारे ऊपर वाले पॉइंट्स पे। 6 पॉइंट क्या कहते हैं? इन एन इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी तथ्य होंगे, उन सब को लॉजिकल सीक्वेंस में, लॉजिकल जिनके पीछे लॉजिक होते हैं, लॉजिक का मतलब क्या है, जिसके पीछे हम ये कहते हैं ना कि इस वजह से ये हुआ, काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखा जाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमें एक लॉजिक सीक्वेंस के हिसाब से लॉजिकली रीजन देना होगा कि ऐसा हो रहा है तो रीजन इसके पीछे ये है, ठीक है। द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ एन इन्वेस्टिगेशंस मे बी वाइडर और नैरो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव। ये इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा।
ठीक है, ये 7 पॉइंट है जो कि आप इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन जितना मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूँ उतना कम है, क्योंकि ये हर बार डिफरेंट यूनिवर्सिटी, चाहे वो डी यूनिवर्सिटी है, MDU है, GJU है, IJ यूनिवर्सिटी है, गुड़गांव की यूनिवर्सिटी है, PU यूनिवर्सिटी है, CU यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र है, CRSU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, CDLU है, CBLU है, IGNOU यूनिवर्सिटी है। मतलब कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कॉमन क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि काफ़ी सालों से ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। देखो, ऑडिटिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि बस ये बताता है, एग्जामिनेशन करता है बुक ऑफ अकाउंट को आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कि वो बताता है कि आपकी जितना भी आपने एस्टिमेट किया है, एस्टिमेट क्या होता है, जितना भी आपने अनुमान लगाया है बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करते वक्त, वो ठीक है, एक्यूरेट है, पूरी है, ठीक है, रेगुलरिटी बेसिस पे आपने उसको तैयार किया है, नहीं किया है ना। बट अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर मैं स्टडी करूं, तो इन डेप्थ स्टडी करूं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। और उसके पीछे हम लॉजिकल सीक्वेंस देते हैं, लॉजिकल एक रीज़न देते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है, जब हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 क्या कहते हैं, जो कि इनको बाइफरगेट कर रहा है, कि स्कोप की बात की जाए, स्कोप का मतलब क्या है, कहाँ पर ये ज़्यादा मतलब एप्लीकेबल होती है, कितनी कौन, जिसकी मैं कहूँ ना, ऐसे कि गोलदारा बनाते हैं, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया। अब आपको सबसे बड़ा वाला कौन सा लग रहा है, ये मैं कह रही हूँ इसका C नाम है, इसका B नाम है, और ये फर्स्ट वाले का A नाम है। फर्स्ट पार्ट का क्या है, थोड़ा लिमिटेड स्कोप है, सेकेंड वाले का थोड़ा उससे बड़ा, उससे वाले उससे बड़ा। तो यहाँ पे जो ऑडिटिंग है, यहाँ पर ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में ये लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, इन द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशंस आर ओनली अवेलेबल वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द मैनेजमेंट। अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कहाँ से इनको मिल सकती है, इनको मिल सकती है वाउचर से मिल सकती है, ठीक है, जिसको हम इनवॉइस, रिसिप्ट, बिल कहते हैं, ठीक है, या फिर आपके ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किया है इन वाउचर के बेस पर वो आप देख सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए आप उनको देख सकती हैं। ठीक है, बट मैंने अभी आपको बताया जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल वाइड एरिया पे आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन और इवन आउटसाइड द इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मच वाइडर है ये। इन इट अपार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशन मे आल्सो बी शॉर्ट फ्रॉम देयर इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो। समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, मीनिंग था। सेकंड क्या है, स्कोप है। इसको मैं याद भी करवाऊंगी बच्चे आपको, साथ साथ मेरे साथ रिकॉल कीजिए। ठीक है, पॉइंट्स हो गया क्लियर। स्कोप में क्या था कि लिमिटेड स्कोप है, वाइडर स्कोप है। लिमिटेड क्यों है, वाउचर विद इन ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन से अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव की, बात क्या है, ऑब्जेक्टिव वही आएगा जो मीनिंग में था हमारा, क्योंकि इसका ऑडिटिंग के अंदर क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि आप ये देखते थे कि अकाउंट बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट है, या फिर रेगुलरिटी के बेस पे हम इसको तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में सेम एज इट इज है, क्योंकि आपको यही चेक करने होते हैं, एक ऑडिटर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, बट इन्वेस्टिगेशन में हमें ये देखा जाता है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, मैंने कहा कि मेरे को लॉस के फैक्टर के ऊपर ध्यान देना है, तो मैं केवल लॉस के फैक्टर के ऊपर ही सॉल्यूशन दूंगी, और इस सॉल्यूशन को लेने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगी। तो नॉर्मल सी बात है, जो मेरा कंक्लूजन होगा, जो मेरा फाइनली आउटपुट होगा, वो किसके ऊपर होगा, लॉस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन इज अंडरटेकन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आप जब तक आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा ना, तब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैंने पीछे वीडियो के अंदर बताया था, जब हमने टाइप ऑफ ऑडिटिंग किया था यहाँ पर, कि ऑडिटर का मेन मकसद क्या होता है, चेकिंग करना बुक ऑफ अकाउंट को, राइट। बुक ऑफ अकाउंट को हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव की, इनको चेकआउट करना होता है, इनके अंदर एरर, मिस्टेक, फ्रॉड को निकालना होता है ना। तो यहाँ पर जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ही एरर, मिस्टेक, फ्रॉड निकालने का था, अगर वो उसको मिली ही नहीं तो नॉर्मल सी बात है उसकी रिपोर्ट कैसी होगी, अनक्वालिफाइड होगा। हमने पूरा डिस्कस किया था क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर क्या होता है, केवल ये निकालना है कि ये ठीक है या नहीं है।
एरर, मिस्टेक, फ्रॉड, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेगुलरिटी को देखना होता है। बट यहाँ पर जब तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन भी क्या नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। दैट्स अ रीजन। टोटली ड्यूरेशन इसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ऑन हुज बिहाफ, मीन्स की ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन किस किस के बेस पर हम करवा सकते हैं, कौन कौन करवाता है इसकी। नॉर्मल सी बात है, ऑडिटिंग कौन करवाता है, कंपनी का ओनर करवाता है। क्यों करवाता है कि ये देखने के लिए कि आपकी जो बुक ऑफ अकाउंट है वो यही सेम एज इट इज, ये 6 पॉइंट याद कर लो, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेगुलरिटी, एरर, मिस्टेक और फ्रॉड। इनको जानने के लिए जो आपकी कंपनी का जो ओनर है वो क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाता है ना, राइट। बट अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर करवाते हैं अगर उनकी विलिंगनेस होती है, बट कंपनी के अंदर ये कंपलसरी होती है ना, ठीक है जी। बट इन्वेस्टिगेशन कौन कौन करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन कंपनी के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं वो सभी पर्सन करवा सकते हैं। हमने आउटसाइडर पार्टी पढ़ी थी, याद है आउटसाइडर पार्टी जो हमने कही थी, फिर भी मैं वापस रिपीट करूंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ कि हमने आउटसाइडर पार्टी की थी। कौन कौन हमारी जो आउटसाइडर पार्टीज है जो इसके लिए इंटरेस्टेड होती है। सबसे पहले कौन होती है, आपके बायर्स होते हैं कि कौन आपके जो शेयर होल्डर को बाय कर रहे हैं, कौन आपके शेयर्स के अंदर परचेज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इन्वेस्टर्स जिसे हम कहते हैं, लैंडर्स होते हैं जो आपको पैसा देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट होती है जो जिनको आपसे टैक्स वसूल करना होता है, टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। एज अ ऑल्सो ऑनर भी होते हैं। दैट मीन्स ओवरऑल सब पर्सन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव्स का मतलब होता है जो उसके अंदर मतलब इंटरेस्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं मैं इसको कहूंगी इंटरेस्टेड, सॉरी, ठीक है। इंटरेस्टेड की बात की जाती है जो इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, कहते हैं ना कि प्रोस्पेक्टिव्स इंटरेस्ट रखते हैं, बट इसके अंदर इंटरेस्ट अगर उन्होंने रखा, वो इंटरेस्ट एक्चुअल में कब कन्वर्ट होगा, जब कंपनी के रिगार्डिंग आपकी जब क्या होगी, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, है ना। कहते हैं कि इच्छुक है, मार्केट में आप जा रहे हो घूमने के लिए, आपने घूमते घूमते देखा कि आप बस ये सोच रहे थे कि मुझे सर्दियों के लिए कैप खरीदनी है, ठीक है। बट मार्केट में एकदम से आपको एक अच्छी सी कैप नजर आई, ठीक है, पता नहीं कैसी बनी है, बट आपको पसंद आ गई है। अब आप प्रोस्पेक्टिव बायर्स थे, बट आप जब उसको एक्चुअल में खरीद लोगे तो आप क्या कहेंगे, उसको एक्चुअल बायर कहेंगे। प्रोस्पेक्टिव होता है जो मतलब इच्छुक होता है उस चीज को खरीदने के लिए, इंटरेस्टेड होता है उस चीज को खरीदने के लिए, बट आप अभी खरीदते नहीं है। जब आप फुली सेटिस्फाइड हो जाते हो देन उसके बाद आप उसके एक्चुअल कस्टमर बन जाते हो। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है, जब आप उसके एक्चुअल कस्टमर बनने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले कुछ एक जो शक होते हैं, कुछ एक जो पॉइंट्स होते हैं जो आपके माइंड में चलते रहते हैं कि इस कंपनी के बारे में ये है वो है, उन सभी पॉइंट्स क्या है क्लियर तभी होंगे जब आप पूरे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें आपको डाउट है। ओके, चलिए कंपल्सरी की बात की जाए, क्या ऑडिट कंपलसरी है? यस ऑफ कोर्स ऑडिट इज कंपलसरी। कौन सी कंपनी के लिए, सॉरी कंपनी के लिए होती है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ये कंपलसरी नहीं होता। बट अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन, क्या ये कंपलसरी होती है? नहीं, ये कंपलसरी तब हो जाती है जब आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट होता है, ठीक है, मींस की इट इज नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जब आपका ऑब्जेक्टिव मेन, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉस को पता लगाना था। जब तक मेरे को इसके बारे में पता नहीं लगेगा, क्या मैं शांति से बैठ जाऊंगी मेरी कंपनी की, अगर मैं ओनर हूं तो ऑब्वियसली नहीं मैं बैठूंगी। तो क्या करना पड़ेगा, ऑडिटिंग आपका कंपलसरी है बट इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ओके, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन मीन्स की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो ऑडिटिंग कर रहा है, उसके जो उस पर्सन के लिए क्या क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्वालिफिकेशन मैटर रखा गया है कि ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, इट इज ए लीगली मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। आपको याद है हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने किया था कि क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने यही डिस्कस किया था, है ना। तो उसके अंदर चार्टेड अकाउंटेंट तो दिया हुआ था। अगर कोई पब्लिक कंपनी है वहां पे 3 ईयर का पीजी प्रोग्रामिंग भी आपको बोला गया था कि आपका इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। बट इन्वेस्टिगेशन करते वक्त किसी भी तरह की जैसे इसमें बोला गया ना चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया। यहां पर कह रहे हैं कि एक
यूजुअली असाइन अ क्वालिफाइड एंड देयर इज अ एक्सपीरियंस अकाउंटेंट भी हो सकता है, मतलब वो जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने की, ऑडिटिंग की, अकाउंट्स की, लॉज की, कंपनी लॉज की, बिजनेस लॉ की, सबकी नॉलेज होती है, वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी बुक ऑफ अकाउंट को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, पीरियड की बात की जाए तो कितने पीरियड का होता है ऑडिटिंग, मैंने आपको पहले बता दिया, ये 1 ईयर का या फिर 6 मंथ का होता है, नॉर्मली ड्यूरेशन है। बट जो इन्वेस्टिगेशंस है ये थोड़ा सा लंबे टाइम का होता है एज कम्पेयर टू ऑडिटिंग। ये नॉर्मली क्या होता है, कवर विद इन 3 ईयर टू द 7 ईयर। इज इट क्लियर? पोजीशन की बात की जाए, पोजीशन के अंदर क्या आता है कि एन ऑडिटर में आल्सो बी पार्शियल, नॉट नेसेसरी कंप्रेहेंसिव। कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है कि पूरी। देखो, हमने टाइप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या किया था कि एक तो हमारी बात होती है पार्शियल का होता है अधूरी, मतलब कि मैं कहूँ कि किसी पर्टिकुलर बुक ऑफ अकाउंट को ही चेक करना है। मैंने कहा कि केवल आपको वेट, मैं यहां पे दिखाती हूं आपको। मैंने कहा कि मेरी जो बुक ऑफ अकाउंट, मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारी हर एक बिजनेस के अंदर होती है। कैश बुक भी होती है, परचेज बुक भी होती है, सेल बुक भी होती है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, कॉस्ट की बुक भी होती है, काफ़ी सारी बुक्स होती है। बट मैं चाहती हूं कि मैं केवल सेल की बुक को ही इन्वेस्टिगेट करूं, है ना, सेल की बुक को ही क्या करूं, मैं ऑडिट करवाऊं, इन्वेस्टिगेट नहीं ऑडिट करवाऊं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल ऑडिट कहते हैं। अगर मैं पूरी की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट को, ऑल बुक ऑफ अकाउंट को अगर मैं चेकआउट करवाऊं, उसे हम क्या कहते हैं, होल या फिर कंप्रेहेंसिव ऑडिट कहते हैं। ठीक है, ऑडिटिंग आप ऐसे टुकड़ों में करवा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को करवा सकते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन हमेशा कंप्रिहेंसिव होती है। मीन्स कि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन को ही आप करवाएंगे, इसमें आधा अधूरे का कोई काम नहीं होता, नेवर बी अ पार्शियल, कभी भी अधूरी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टार्ट। इट इज नेसेसरी दैट द अकाउंट बुक इज कंप्लीटली रीड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ ऑडिट। ये क्या कह रहा है कि ये ऑडिटिंग कब शुरू होती है, ये जरूरी है कि जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रीड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ ऑडिट, ऑडिट के शुरू होने से पहले आपकी बुक ऑफ अकाउंट पूरी होनी चाहिए, तभी तो आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे कि पूरी है, ठीक है, गलत है, नहीं है, कुछ कमी रहती है, नहीं रहती। वो तभी होगी ना जब आपकी बुक ऑफ अकाउंट पूरी होगी, है ना। अगर आपकी बुक ऑफ अकाउंट पूरी ही नहीं होगी तो क्या आप उसमें ऑडिट कर पाएंगे, नहीं। बट इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, आपकी इवेंट हैपन होना चाहिए। इवेंट दैट मीन्स जहां पर आपको कमी नजर आ रही है ना, कहते हैं ना कि जैसे इंश्योरेंस तभी मिलता है, जो जनरल इंश्योरेंस होता है, जब तक आपका कुछ घटना घटित नहीं हो जाती तब तक आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता, है ना, इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। तो इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं होती जब तक कोई जो इवेंट है हैपन नहीं होता। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इवेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, ना कि बुक ऑफ अकाउंट को कंप्लीट होने के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिपोर्ट। किसे रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, मैंडेटरी है रिपोर्ट तैयार करनी, और किसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करती है। याद है हमने रिपोर्ट तैयार की थी, है ना, क्वालिफाइड रिपोर्ट तैयार की थी और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट तैयार की थी। क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, मैं दोबारा से इस टॉपिक को रिपीट करती हूँ क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइड और एक है राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड, देखो दोनों का जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है। अब ऑडिटर का मेन मकसद क्या था कि बुक ऑफ अकाउंट में गलतियां निकालना। अगर उसने गलतियां निकाल दी, अगर उसने मिस्टेक निकाल दी, क्या ऑडिटर सक्सेस हो गया? यस ऑफ कोर्स, ऑडिटर क्या हो गया, सक्सेस हो गया, है ना। तो उसकी रिपोर्ट भी क्या होगी, क्वालिफाइड होगा। मीन्स कि जो जिस काम के लिए वो आया था वो सक्सेस हो गया उस काम में, तो रिपोर्ट कैसी होगी उसकी, क्वालिफाइड होगी। समझ गए, राइट। अगर वो मिस्टेक उसको नहीं मिली, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिल्कुल सही है, साफ सुथरी है, क्लीन है वो, ठीक है, तो उस रिपोर्ट को क्या कहेंगे, क्या ऑडिटर सक्सेस हुआ अपने काम में, नहीं हुआ, तो रिपोर्ट कैसी होगी, अनक्वालिफाइड होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया टॉपिक। इसे हम क्या कहेंगे, अनक्लीन कहेंगे, क्योंकि
आपकी रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो कि गड़बड़ निकालना ऑडिटर का मेन मकसद था। अनक्वालिफाइड किसे कहेंगे कि जिसके अंदर किसी भी तरह की मिस्टेक एरर नहीं थी, जिसके कारण रिपोर्ट भी क्या होगी, अनक्वालिफाइड होगी। तो यहाँ पे ऑडिटर को मस्ट प्रिपेयर हिज रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इनको जरूरी है, मस्ट प्रिपेयर करना जरूरी है, इनको तैयार करना कि रिपोर्ट तैयार करेंगे ही करेंगे। अगर रिपोर्ट तैयार नहीं की तो नॉर्मल सी बात है, ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट जब तैयार किस तरीके से करते हैं ये भी हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड में उसके साइन होंगे, राइट हैंड साइड में उसके प्लेस और डेट नजर आएगा, और साइन के नीचे वो क्या लिखेगा, चार्टेड अकाउंटेंट लिखेगा, है ना। बट इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी प्रिपेयर हिज रिपोर्ट नॉट अकॉर्डेंस विद देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट। ये कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट तो तैयार करेगा बट कोई प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहा हो, ठीक है, बट इन अकॉर्डेंस विद देयर इज अ नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह की उसकी नेचर है इन्वेस्टिगेशन करना, जिस जैसा भी ऑब्जेक्टिव हो उसके बेस पर वो अपने प्रोविजंस को फॉलो करेगा। ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बट ऑडिटिंग के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन माना गया। उम्मीद करती हूँ जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और बिल्कुल, ये तो थोड़ा सा कि एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स मैंने साथ में लिखा हुआ था कि किस किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। इसको और द टू द पॉइंट मैंने एक बार और डिफाइन किया गया है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा इसको ठीक कर रहा हूँ। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आएगा ऑडिटिंग और यहाँ पे आएगा इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे और बिल्कुल कंसाइज करके लिखा है, ठीक है। 9 to 10 पॉइंट्स यहाँ पे वही सेम एज इट इज है, बट एक दो पॉइंट आगे पीछे है तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एसेंशियल प्रिकॉशंस व्हाइल बी कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो कौन कौन सी बातों को, कौन कौन सी चीज़ों को एक इन्वेस्टिगेटर जो ध्यान में रखेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर कौन है, वो पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि एक प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या होना चाहिए, एक प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि आप किसी स्पेशल और इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की। तो ये पहले इन्वेस्टिगेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर इंक्वायरी करे अपने क्लाइंट से कि उसके क्लाइंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बिना ऑब्जेक्टिव के इन्वेस्टिगेटर क्या नहीं शुरू करेगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करेगा। अगर वो वैसे ही शुरू कर देता है तो नॉर्मल सी बात है, वो वही बात आ जाएगी, वो गिल्ट फील महसूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है, नेचर दैट मीन्स कि आप कैसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपका छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, किस तरीके की आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। ये सभी की सभी इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टिगेटर को लेनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले। बिफोर द कमेंसिंग द इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ द बिजनेस शुड बी स्टडी इन डिटेल इन ऑर्डर टू गेट द नॉलेज अबाउट द मेथड ऑफ वर्किंग। उसका काम करने का तरीका कैसा है, उसकी इंटरनल चेकिंग कैसी है, इंटरनली एंड द कंट्रोल एंड द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, वो किस तरीके मतलब कि इंटरनली वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे उसके अंदर मीटिंग होती है, हर महीने होती है, हर सैटरडे होती है, हर वेडनेसडे होती है, कैसे उसके अंदर मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस किया जाता है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार किया गया है, प्रोविजंस जो कि डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस है वो कैसे वो मतलब उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया गया है या फिर SLM मेथड अप्लाई किया गया है, कि मतलब कौन सा मेथड अप्लाई किया गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हर चीज को उसके बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कौन कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड, और जो अभी मैंने बताया कि जो उसका पीरियड है वो किसके ऊपर डिटरमाइन करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अगर ऑब्जेक्टिव आपका क्या हुआ, नैरो है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव आपका वाइड है, तो उसके हिसाब से ही आपका पीरियड डिसाइड होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइंड बेस्ड ऑन देयर इज अ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। अगर एक इन्वेस्टिगेटर को अपने नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हर फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, जैसे कि ऑडिटिंग में अंदर भी एक ये ड्रॉबैक्स था, कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी बन रहा था, सेम एज इट इज पॉइंट यहाँ पे है। अगर उसको नीड है किसी ऐसे पर्सन की किसी ऐसे पॉइंट के लिए, तो वो उस पर्सन की हेल्प ले सकता है, ठीक है। कह रहे हैं कि इफ द नीड अराइज द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट शुड बी आल्सो शॉट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है तो वो उस एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। द एरिया इन विच द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मेड बी रिक्वायर्ड शुड बी मार्क। जो भी जिस एक्सपर्ट ने उसको
एडवाइस दिया, उस एडवाइस को, उस एरिया को वो क्या करेगा, टिकअप करेगा, मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी हो। और उसको जो साइन यूज़ करेगा वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऑडिट की हुई रिपोर्ट के जैसे सेम मैच हो रहा है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करते वक्त जो अकाउंटेंट यूज़ कर रहा है उस जैसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑडिटर। कॉन्टैक्ट विद द ऑडिटर, ऑडिटर के साथ भी वो क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। ठीक है, किसी भी तरह की किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर उसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, उस क्लैरिफिकेशन के बेस पे वो ऑडिट रिपोर्ट को देख सकता है उन मैटर्स की रिगार्डिंग, या फिर उनसे सीधा डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ये तो है ही मकसद इनका चेंज करना। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइन, साइन का भी यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करेंगे, जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि उसके जो साइन है ना वो आपके ऑडिट रिपोर्ट हो गई है और जो कंपनी के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट था उसकी रिपोर्ट हो गई है। इन दोनों की रिपोर्ट से बिल्कुल डिफर होने चाहिए, मतलब कि अलग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके भी साइन और उनके साइन एक दूसरे से मिक्स हो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि प्रॉपर वर्किंग प्रोसीजर। प्रॉपर वर्किंग प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। जैसे कि अब मेरे को पता है, अब मेरे को ऑडिटिंग का काम कंप्लीट चैप्टर करवाना है, कंप्लीट बुक करवानी है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे टोटल 12 चैप्टर हैं। ठीक है, आज हम 10th पे पहुंच चुके हैं। जल्दी ही ये जो आगे जो आने वाले हैं 11 और 12 जो चैप्टर हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है, और यहाँ से 4-4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन आने वाले थे यहाँ तक आने वाले थे, जो 10th चैप्टर तक मैं अभी करवा रही हूँ, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो 4-4 नंबर में है। बट जो एथिक्स वाला है ना, एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट, वो कहीं ना कहीं आपका बड़े के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो छोटे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले चैप्टर को और जरूर करके जाना है, एथिक कंडक्ट वाले को। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन एक प्रॉपर प्रोसेस अपनाई हुई है कि मैं इसको करवाने के बाद, अब ऑडिटिंग के सब्जेक्ट को कराने के बाद मैंने मैनेजमेंट या फिर जीएसटी में से कोई एक सेलेक्ट करना है ना। तो एक हर कोई इंसान को अपने काम करते वक्त एक प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। ठीक है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने हर चीज़ को बिल्कुल वेल मेंटेन मैनर से सब कुछ डिज़ाइन करके रखा हुआ है। अगर किसी को रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से उठाओ, अगर उसके द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा खुद, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाओ। कितना किसी से काम लिया है उसने, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, इन केस क्योंकि दुनिया इतनी सीधी नहीं है बच्चे, आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं, ठीक है, किसी के ना किसी तरीके से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है ना। और एकदम से जब यूज़ करने के लिए होगी तो हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से होगा, तो कहीं ना कहीं टाइम भी कम लगेगा और अपने आप को एग्जैक्ट प्रूफ करवा सकते हैं। ठीक है, वो एज ए एविडेंस भी यूज हो सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट उसने यूज एज ए प्रॉपर रखे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी टॉपिक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कहूँ वो भी कम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसकी उसके ऊपर हो सकती है और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। प्रोस्पेक्टिव्स का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर क्या होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, संभवित आपके बायर बन सकते हैं, संभवित आपके पार्टनर बन सकते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। इनकमिंग पार्टनर का मतलब क्या है कि जो आपके कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स नए आने वाले हैं उनके बारे में बात की जा रही है। लैंडर्स की बिहाफ है, ये बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव लैंडर्स की बात की जाए। प्रोस्पेक्टिव लैंडर्स के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको क्या करने वाले हैं, एज अ लोन देने वाले हैं, आपको एज अ फंड देने वाले, आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है और आपके जो ओनर होते हैं, सबके जो बेसिक पॉइंट है मैं उनको डिस्कस करूंगी। ठीक है, बाकी आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स है, इजी फॉर्म में मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव बायर की बात की जा रही है। बायर्स का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि आपकी कंपनी है, यहां पर मैं एग्जांपल ले रही हूं, यस, यहां पर आपकी कंपनी है ये, ठीक है, और इसको चला रहा था मिस्टर एक्स। ठीक है, इसके अंदर हर तरह की एक्टिविटी होती होगी, लॉन्ग टर्म की भी और शॉर्ट टर्म की भी। किसी से इसने पैसा लिया भी होगा, किसी से इसने इससे पैसा दिया भी होगा। ठीक है, इसकी मार्केट कैसी चल रही है, मार्केट में पोजीशन कैसी है। जैसे होता है ना कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के पास जो भी बुक्स की दुकान होती है वो ज़्यादा फेमस होती है ना, और मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसी से बुक खरीदने के लिए कहेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी मार्केट बहुत अच्छी होती है। ठीक है,
बट किसी कारणवश मिस्टर एक्स की हेल्थ इशू हो गया, ठीक है, मिस्टर एक्स ये आगे बिजनेस आगे ऑपरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो ये क्या होगा, कोई बता सकता है? तो नॉर्मल सी बात है, कोई और इस मौके का फायदा उठाएगा। मैं कह रही हूं कि मिस्टर ए यहां पर आया और वो कहता है कि मैं आपके बिजनेस को खरीदूंगा, ये जो बिजनेस है एज इट इज, मैं इस बिजनेस को खरीदूंगा जो कि यूनिवर्सिटी के पास है, ठीक है। अब ये बिजनेस खरीदेगा तो ठीक है, ओके, बट किन किन बातों का ये ध्यान रखेगा और इन बातों के लिए खुद इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टिगेटर कहेंगे, ठीक है। तो बायर के प्रोस्पेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको किसी बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। किन किन बातों को जानने के लिए कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है बच्चे। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो कितना मंथली या फिर सालाना कमा लेता है, ठीक है, कितने कमाता है और कितने उसके ऊपर लगा रहा है। ये नहीं है कि अब वो लगा ज्यादा रहा है पैसा, ठीक है, बट कमा उससे कम रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। उसकी जो एसेट्स है, इवन लायबिलिटीज है, किस तरीके से वो वैल्यूएट कर रहा है कि उनकी वैल्यू कितनी है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू है कितनी, ठीक है, उसकी जो मार्केट पे पोजीशन है वो कैसी है, उसकी गुडविल कैसी है, क्या लोग उसको जानते या नहीं जानते, ठीक है। और ये भी बात ध्यान में रखना होगा कि उसका रीजन जानना होगा कि रीजन क्या है कि ये जो शॉप है ये सेल कर रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन अगर उसका जर्नल हुआ जो कि आप उसको ये सोच सकते हो कि हाँ ये सेल करने का अच्छा रीजन है, जैसे कि मैं कहूँ कि उसके अगर हेल्थ इशू है तो कहीं ना कहीं वो सेल कर सकते हैं, राइट, और सेल करेगा तो दूसरा व्यक्ति खरीदते वक्त भी थोड़ा सा हेजिटेट नहीं करेगा, ठीक है। बट मैं कह रही हूँ कि सेल करने का पर्पस ये था कि उसकी सेल कम हो रही थी, लॉस ज्यादा हो रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, मार्केट में उसकी रेपुटेशन ही नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट पर्सन जो खरीदने वाला होगा उसके बिजनेस के ऊपर भी वही सेम इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसके रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों वो बिजनेस को सेल कर रहा है। ये सभी चीजें आपको एज ए बायर जब किसी बिजनेस को खरीद रहे हो तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ एनी पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू परचेज द बिजनेस ऑफ द अनदर, अगर कोई करे कि अगर एक पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बिजनेस को खरीदने या फिर किसी बेचने की बात की जा रही है, वो किसी कोई बिजनेस खरीद रहा है, ठीक है, इट विल बी इंटरेस्टेड टू नो वेदर इट इज अ प्रॉफिटेबल, कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसकी परचेज कंसिडरेशन कितना होने वाला है, कितने में ये बिजनेस में इसको परचेज कर पाऊंगा, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है मिस्टर एक्स यहां से सेल करेगा तो इसकी सेल करने की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। फैक्टर कौन कौन से है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटी का कैसे वैल्यूएशन करता है, ऑडिटर की जो रिपोर्ट क्या कह रही है, मार्केट के अंदर उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी गुडविल कैसी है, रीजन क्या है, वो सेल क्यों कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए एज ए बायर को। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर का मतलब क्या है? मैं कह रही हूं कि मेरे बिजनेस में बच्चे हर एक चीज का एग्जांपल लेके चलेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कह रही हूं कि मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस है और इसके अंदर मेरे 1 2 3 4 ये 4 पार्टनर है, ठीक है। ये चार के चार पार्टनर क्या कर रहे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं। बाहर खड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के ये 2 पार्टनर, ये चाहते हैं कि मैं भी इस कंपनी के एज ए पार्टनर का हिस्सा बनूं, ठीक है। तो हिस्सा बनने से पहले क्या वो एज इट इज अपने मनी को इन्वेस्ट कर लेगा या ऐसे ही अपने आप को, अपने टाइम को इस कंपनी के अंदर एज ए अपने शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा? नहीं ना, वो काफी सारी चीजों को ध्यान रखेगा। इवन कंपनी भी ध्यान रखेगी कि कब उसे नए पार्टनर की जरूरत है, कब उसको नए पार्टनर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात है, कंपनी को कब जरूरत होगी नए पार्टनर की? या तो जो एग्जिस्टिंग पर्सन है इनमें से कोई एक व्यक्ति क्या हो रहा है, जा रहा है, या उसकी डेथ हो गई है, या खुद रिटायर होके जा रहा है ना। या फिर मैं कहूं कि दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि अगर कंपनी को पैसे की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं कह रही हूं कि अभी कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है 25 करोड़ है, वो चाहती है उसको 50 करोड़ तक बढ़ाना, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, शेयर होल्डर्स को और बढ़ाया जाएगा, है ना, और उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको और ज्यादा पैसे की जरूरत हो, एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो भी क्या करेगी, अपने जो नए पार्टनर को वो इंक्लूड कर सकती है ना। तो ये रीजन देखो क्या लिखा हुआ है,
इन एनी पर्सन वांट टू बिकम अ पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, देन ही ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। देखो ये तो लाइन बिल्कुल बेसिक हो गई कि हर एक पर्सन क्या जानना चाहेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहिए। फर्स्ट, द इन्वेस्टिगेटर शुड फाइंड आउट इन विच द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस द पर्सन बीइंग ऑफर्ड द पार्टनरशिप। किन किन ऐसे सिचुएशन के अंदर, किन किन ऐसी हालातों के अंदर, सर्कमस्टांसिस के अंदर कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफर करेगी एक पर्सन को कि आप हमारी कंपनी के मेंबर बन सकते हो। सबसे पहला रीजन क्या है कि किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो वो इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्सन ने रिटायरमेंट ली है, या फिर एडिशनल पार्टनर की जरूरत है इन फ्यूचर में, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, और पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी क्या बात होती है, दूसरा रीजन क्या है कि वो कहां गया, अरे आ गया चलो। दूसरा क्या देखेगा, इन्वेस्टिगेटर ये भी फाइंड आउट करेगा कि जो भी आप एडिशनल कंपनी के अंदर जो एडिशनल पैसा आ रहा है, ठीक है, ये देखो एडिशनल जो पैसा आ रहा है उस एडिशनल पैसे का यूज क्या होगा, ठीक है। यूज दो पर्पज से हो सकते हैं बच्चे, या तो आप उसे एडिशनल या फिर वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगा सकते हो, मीन्स कि जो कंपनी के अंदर काम चल रहा है उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर उस पैसे को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी कर सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी आप उस पैसे का यूज कर सकते हो। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर वो चाह रहे हैं कि उनके बिजनेस के एक्सपैंड करने के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे को यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा है ना। अच्छा क्यों है, क्योंकि उसकी अर्निंग कैपेसिटी और बढ़ेगी, वो पैसे को और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। अगर मैं कहूं कि वो पर्सन, वो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को ही पे करने के लिए नए पार्टनर को अंदर लेके आ रहा है, नए पार्टनर की कैपिटल यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा ढीली है, मतलब कि बहुत ज्यादा खराब है, डेंजर पोजीशन में है वो, है ना। तो क्या कौन सी कंपनी के अंदर लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसी कंपनी जहां पर जो शेयर होल्डर का जो कैपिटल है वो एज अ वर्किंग कैपिटल या फिर एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाए, वहां लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहां पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो फ्यूचर अर्निंग है वो इतनी बेटर नहीं है, नॉट मच पॉसिबिलिटी ऑफ द इंक्रीजिंग द फ्यूचर अर्निंग। ओके, इन्वेस्टिगेटर शेल एनालिसिस द सेल को एनालिसिस करेंगे, एक्सपेंसेस को एनालिसिस करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट को एनालिसिस करेगा, नेट प्रॉफिट को एनालिसिस करेगा कि पास्ट ईयर के अंदर कैसा चल रहा है, ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं ना कि क्या ट्रेंड चल रहा है कंपनी का, है ना। फाइंड आउट द ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए इन सभी चीजों का देखेंगे। देखो आपने अकाउंट के अंदर ये पढ़ा होगा कि आपके 3 से 4 तरह की एनालिसिस टूल होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, और एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। तो वहां ये क्या होते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ के बारे में पता लगाते हैं, उसकी कैश की सिचुएशन कैसी है, उसको एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ सेम नेचर को कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट की जाती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस कि ट्रेंड के बारे में पता चल सके, राइट। तो यही बात इन्वेस्टिगेटर को भी ध्यान रखना है। अगर कोई पर्सन एज ए इनकमिंग आ रहा है, पर्सन इंटरेस्टेड है, तो उसको वो अपने इन्वेस्टिगेटर को कहेगा कि इन बातों का थोड़ा सा मुझे बताओ, कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो देने वाला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को कितना परसेंटेज देने वाला है। द इन्वेस्टिगेटर शुड स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन अ डिटेल। ये कह रहे हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात की जा रही है, एसेट्स एंड लायबिलिटी को किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखो कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट आ रहे हैं ना, एसेट्स, लायबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये नेट प्रॉफिट यहीं पे आ जाता है, इनको ध्यान से चेकआउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोस्पेक्टिव लैंडर। लैंडर कौन होता है पता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, ये पर्सन है, मैं यहाँ पर मैं लेके चल रही हूँ आपके किसी फ्रेंड को, मैं कह रही हूँ कि राम नाम है उसका, ठीक है, इधर है आप, ठीक है, ही हो। मैं कह रही हूँ कि आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को बोलेंगे। आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई अभी तो मेरे पास नहीं है, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं 1 महीने के बाद दूंगा जब मेरे पास सैलरी आ जाएगी। कहते ठीक है भाई, 1 महीने के बाद तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम जाते हो किसी और के पास, ठीक है, किसी और ने कहा
कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन तो पहले ही ठीक नहीं है, पहले ही तुम इतने लॉस में जा चुके हो, तुमने पहले वाला पैसा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें अब क्यों दूं भाई। ठीक है, केस लेके चल रही हूं, केस नंबर 1, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट यही हैं। केस नंबर 2 और एक आ जाता है केस नंबर 3। तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और वो कहता है कि ठीक है दे दूंगा। ये कब देगा? जब ये बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करेगा। क्या क्या एनालिसिस करेगा? कि जो ये पैसा ले रहे हो तुम लोग, ठीक है, जो तुम लोग पैसा ले रहे हो उसका यूज क्या होने वाला है, आप इन पैसे को क्या यूज करने वाले हो। क्या तुम, वही बात आ जाती है, क्या तुम यूज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ले रहे हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को पे करने के लिए ले रहे हो। अगर आप एक्सपेंड करने के लिए ले रहे हो तो नॉर्मल सी बात है आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो नॉर्मल सी बात है जो भी आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आप उसको आप जल्दी रिटर्न कर दोगे, राइट। अगर मैं कहूं कि मैं पहले से ही जो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, पहले से जिनको मुझे पैसा देना है उनके लिए मैं पैसा ले रही हूं, तो क्या मेरी लायबिलिटी जो अब क्रिएट हो रही है क्या मैं उसको जल्दी से दे सकती हूँ? ऑब्वियसली नो। सो यहां पर यही बात देखी जाती है। जो लैंडर होते हैं, लैंडर होता है वो व्यक्ति, वो इंसान जो आपको पैसे प्रोवाइड करता है, और आपको क्या कहेंगे? बोरोवर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? एक सेकंड, कहां गया? बोरोवर कहेंगे। इज इट क्लियर? और जो भी व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है, मैंने कहा कि आपको ये पैसा व्यक्ति दे रहा है, ये व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगी? लैंडर कहूंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या देखो क्या लिखा हुआ है? अ लैंडर इज एन इंडिविजुअल ग्रुप इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फंड टू द अनदर पर्सन, अनदर पार्टी। जब कोई एक व्यक्ति या ग्रुप हुआ या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, वो किसी दूसरी पार्टी को पैसा देता है, जिसको हम क्या कहेंगे? बोरोवर कहेंगे। विद एक्सपेक्टेशन दैट द बोरोड फंड विल बी रिपेड विद द इंटरेस्ट। वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि उसके ने जो भी जितना भी पैसा एज ए बोरोड दिया है वो रिपे भी हो, साथ में आपका इंटरेस्ट भी आपको मिले। ठीक है, अब ये जो थर्ड पर्सन आया है ये क्या चाहेगा कि जो जितना भी पैसा आपने लिया इसको वो पैसा वापस मिले और साथ ही साथ उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी मिले, राइट। तो आपके माइंड में पैसा देने से पहले ये काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एम? आपका एम क्या है भाई पैसे लेने का? बिहाइंड टेकिंग द लोन, और व्हाट इज द नीड फॉर द लोन? आपको नीड क्यों है लोन की? ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। Does the borrowing persons or organization have any assets or the security keep as a collateral? कह रहे कि जैसे बैंक के अंदर होता है, अगर आप बैंक से पैसा लेंगे ना, ठीक है, एज अ लोन, तो बैंक आपको ऐसे नहीं दे देगा। बैंक आपको पैसे देगा और उसके बदले में कोई भी चीज आपको एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, आप जमीन के कागजात रखे, घर के रखे, गाड़ी के रखे, व्हीकल के रखे, या फिर आपके पास शेयर्स, डिबेंचर्स कुछ भी है, वो आपके से कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी रखेगा। क्योंकि इसको भी तो डर रहता है ना कभी आप पैसे ना दो भाई, है ना। अगर इन केस आपने पैसे नहीं दिए तो बैंक क्या करेगा? इन सिक्योरिटीज को जो आपने एज ए कोलेटरल रखी है तो उनको सेल करके वो क्या करेगा? अपनी मनी की रिकवरी कर सकता है, राइट। तो आप ये भी देखेंगे कि अगर आप इससे पैसे दे रहे हो कि क्या आप उनको, सॉरी, आप किसी से पैसे ले रहे हो तो क्या आप उनको एज ए कोलेटरल कुछ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट विल बी द रेट ऑफ द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट की रेट क्या रहने वाली है? समझ पा रहे हो? वेदर द लोन विल बी रिपेड और नॉट, कब आपका मतलब क्या आप लोन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे, उस सिचुएशन की बात की जा रही है। फाइनेंशियल पोजीशन, वही बात किसकी? बोरोवर की, जो पैसा आपको, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, जिसने पैसा लिया उसकी पोजीशन की बात की जा रही है। If a person had also applied for the loan from the another person or an organization, in case the loan are not granted to him, then the investigator should find out why the lenders B has refused to the advance the loan to the him. क्या कह रहा है कि इन केस, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 व्यक्तियों के पास गई। सबसे पहले मैं राम के पास गई जो कि मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र था, ठीक है। फिर मैं गई दूसरे पर्सन के पास जो कि कम मित्र था। देन उसके बाद थर्ड पे गई जो कि नॉर्मल था, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने पहले किसी को अप्लाई किया था तो पहले वाले ने आपको पैसा क्यों नहीं दिया एज ए लोन, उस रीजन जानेगा कौन? इन्वेस्टिगेटर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लैंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। राम के पास तो चलो वैलिड रीजन था कि इसके पास पैसे नहीं थे, सैलरी आने के बाद देगा, है ना। बट जो सेकंड पर्सन था उसने क्या कहा था कि तेरी पहले फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तू पहले तो मेरा पहले वाला तो लोन दे दे मेरे को वापस जो तूने मुझसे लिया था, है ना। तो ये क्या है?
ये आपका एक बैड इम्पैक्ट है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर। अगर उसको पता चल जाता है कि आपकी पहली सिचुएशन गंदी है, पहली सिचुएशन डेंजर्स में है, तो कहीं ना कहीं आपको लोन देने से रिफ्यूज करेगा कि कहीं ना मेरा पैसा ना रुक जाए, है ना। तो यहाँ पर वो रीजन जानेगा इन्वेस्टिगेटर कि क्यों आपको लोन ग्रांट नहीं हुआ था। क्लियर है पॉइंट? ओके। इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई? सीधा सा लॉजिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो डायरेक्ट बात बताती हूँ मैं आपको इसकी, कि अगर किसी भी तरह का फ्रॉड नजर आ रहा है, अगर उनको ये नजर आ रहा है कि आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था ना, यहां बताया था ना कि जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहां गया, ये यहां समझाया था मैंने। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आपके वो पर्सन होते हैं जिनको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक लायबिलिटी होती है कि उनको लायबिलिटी पे करनी रहती है। ऐसे कंपनी वो पर्सन होते हैं जिनसे कंपनी ने उधार में सामान खरीदा हो, पैसा नहीं, उधार में सामान खरीदा हो, ठीक है। और कौन हो सकते हैं? या फिर इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है। अगर कंपनी इनके साथ की मतलब कि थर्ड पार्टी जिनको कंपनी ने पैसा देना है उनके साथ क्या कर रही है, धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है, तो इनके इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने कदम आपकी कंपनी में डालेगी, मतलब कि दखल अंदाजी जिसे कहते हैं, है ना, वो करेगी। ये सिचुएशन कब कब हो सकती है? इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज इट सेल्फ ऑफ द ओपिनियन दैट इज नेसेसरी टू बी इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर होने वाले जितनी भी एक्टिविटी है उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की बात की जा रही है, तो अपने हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकती है, ठीक है। तो रीजन क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है? सबसे पहले इफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट एंड द अनलॉफुल मैनर। अगर कोई कंपनी फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी गवर्नमेंट के कटघरे में आ जाएगी, गवर्नमेंट की निगरानी के सामने आ जाएगी कि फिर उसका इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो डिसीव कर रहे हैं अपने क्रेडिटर्स को, मेंबर्स को, या फिर अदर पर्सन जिन्होंने उसके ऊपर पैसा लगा रखा है, ठीक है। या फिर किसी भी तरह का अगर कंपनी या कंपनी के मैनेजमेंट अपने काम में गिल्ट फील हो रहे हैं और मेलफिसेंस की बात की जा रही है, मिसकंडक्ट अगेंस्ट द कंपनी और द एनी ऑफ द इट्स नंबर। देखो ये सभी चीज़ें ना हमने उसमें पढ़ी थी कि गिल्टी ऑफ फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड करने की बात की जा रही है, ठीक है। मेलफिसेंस का मतलब होता है कि आप गलत काम कर रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, आप गलती से काम किया जा रहा है ना। एक हमने सिविल लायबिलिटी पढ़ी थी, एक हमने क्रिमिनल लायबिलिटी पढ़ी थी। ये सिविल लायबिलिटीज के पॉइंट है। मिसकंडक्ट अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के रिगार्डिंग आप कुछ गलत कर रहे हो, ये सभी बातें हमने पढ़ी थी, है ना। तो काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एक गवर्नमेंट को अपने इन्वेस्टिगेटर को कहेगी कि आप इनके ऊपर स्पेशल अटेंशन करो। वो स्पेशल अटेंशन कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ऊपर करना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इन्वेस्टिगेटर को बोला जा रहा है कि आप इनके ऊपर स्पेशल अटेंशन करो। जैसे कि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर किसका कॉम्बिनेशन है? आपके डेट रेशियो इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। क्या हमने उसके अंदर पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि डेट और इक्विटी का रेशियो होता है, कितना उसने डेट से पैसा उठाया है, कितना उसने इक्विटी से खुद का पैसा उठाया। नेक्स्ट क्या है? एग्जामिन द बाइफर्केशंस ऑफ द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोले तो आपके दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक आपके होते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, एक आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। क्या आपने दोनों को अलग अलग बाइफर्केट किया हुआ है? ये तो नहीं है कि रिवेन्यू नेचर का आइटम आपने कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल का नेचर आपने रिवेन्यू में डाल दिया, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। चलिए जी, नेक्स्ट किन किन बातों का ध्यान रखिएगा। चेकिंग वेदर द एसेट्स एंड लायबिलिटी हैज बीन बी वैल्यूड चेक। आपने सही ढंग से उसको चेक किया है, सही ढंग से उसका मतलब सब अच्छे तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जामिन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड देयर ऑन। मतलब कि कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है नहीं दे रही है, इवन इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, दोनों प्रोस्पेक्टिव से देखेगा, ठीक है। एग्जामिन द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को सेटअप करने में कितना खर्चा आया है, दैट मीन्स इसको हम कहेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपका आ जाता है एक्सपेंसिव। एग्जामिन द नेचर, अमाउंट एंड टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द टेकिंग अ लोन। लोन को लेते समय आपने कितनी अमाउंट का लिया, किस तरह से लिया, क्यों लिया, ये सभी चीजें देखी जाएगी, ठीक है। चलिए जी,
गवर्नमेंट के हिसाब से हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट ऑन द बिहाफ, 2 पॉइंट और रहते हैं, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है। अब वही बात आ जाती है, एक कंपनी है और आप इसके बाहर खड़े हैं, आप चाहते हैं इसके शेयर होल्डर बनना, आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30,000 लोग खड़े हैं, वो 30 के 30 सोच रहे हैं कि हमारा पैसा इस कंपनी में हम लगाएं। अब कैसे लगाओगे, किन किन बातों का ध्यान रखोगे, वो बात देखी जाती है। तो यहाँ पे इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो बिजनेस है उस बिजनेस का नेचर कैसा है बच्चे, दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेक्स्ट मतलब आने वाले टाइम में कैसे वो चलने वाली है, क्या काम करने वाली है, किस पॉइंट को वो लेके चलेगी, किस कहाँ पर अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी, ये सभी चीजें फैक्टर्स होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो कितना कमा रही है, कंपनी में जितना वो लगा रही है उसके हिसाब से वो कमा रही है नहीं कमा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है रिपेमेंट एंड द डिविडेंड टाइम पीरियड, कि कितने टाइम ड्यूरेशन में अपने लोन की पेमेंट कर पा रही है, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद अपने जो शेयर होल्डर्स है, इवन शेयर होल्डर को तो डिविडेंड की पेमेंट मिलती है और जो इंटरेस्ट की पेमेंट मिलती है वो मिलती है आपके डिबेंचर्स वालों को, ठीक है, और आपके लोन के ऊपर जो पेमेंट मिलती है उनकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है। ये तो नहीं है कि टाइम जाने के बाद वो पेमेंट कर रही है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात रखें तो क्या है रेट ऑफ रिटर्न, कितना अगर कोई कंपनी कोई व्यक्ति इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसकी रेट ऑफ मतलब कि परसेंटेज पूछी जा रही है, कितना परसेंटेज है। इज अवर इन्वेस्टमेंट इज सिक्योर, हर एक पर्सन चाहता है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो 30,000 व्यक्ति थे, हर एक इंसान चाहेगा कि उसका पैसा क्या रहे, सिक्योर रहे। और सिक्योर कैसे पता चलेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से। फाइनेंशियल पोजीशन इन सभी तरीके से पता लगेगी। तो यहाँ पे 8th पॉइंट आपको यहाँ पे लगेगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर आपकी एक सिक्योरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। 7th पॉइंट क्या कह रहे हैं कि ओपिनियन ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। अब देखो ये नॉर्मली होता है, अगर आप किसी स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आप ये पूछते हैं अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, ये जो कॉलेज है ये कैसा कॉलेज है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, कैसी फैकल्टीज़ है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी मैंने यहाँ पर पढ़ाई होती है। अगर उनका ओपिनियन बेस्ट है, उनका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल अच्छा है, वो हंसते खिलखिलाते हुए वो कह रहे हैं कि हाँ तुम भी आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस है पॉजिटिव हो जाता है ना। अगर एग्जिस्टिंग जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें तो एडमिशन लेना मतलब ये है कि आप तो फंस गए हो, ऐसा अगर रिस्पॉन्स है तो कहीं ना कहीं जो नए पर्सन आ रहे हैं वो क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे। तो 7-8 पॉइंट थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अगर इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपने पैसे को या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, कंसर्न के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर या कंपनी के अंदर। हर एक बंदा चाहेगा कि उसका पैसा क्या रहे, सेफ रहे। हर एक पर्सन ये चाहेगा कि उसकी जो रिटर्न है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, और इनके लिए उनको इन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टिंग, ये तो अभी आया था, एक सेकेंड, आई होप यहाँ पे ओनर आना चाहिए, राइट, क्योंकि हमारा पॉइंट ये भी हो गया है, इन्वेस्टर तक पहुंच चुके थे, ओनर आना चाहिए। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ओनर के बेस पे क्यों इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसके 3 ही कारण है। या तो कैश में गड़बड़ है, या गुड्स में गड़बड़ है, या अकाउंट्स में गड़बड़ है। इनके अलावा किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर क्या है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को आप घुमा फिरा के दिखा रहे हो। अगर मैं इसका शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है गबन करना, मीन्स कि आप किसी चीज को विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो। विंडो ड्रेसिंग का मतलब जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में है नहीं है, ठीक है, आप उसके अंदर घोटाला कर रहे हो। अब कैश का घोटाला कैसे किया जाता है, गुड्स का घोटाला कैसे किया जाता है, अकाउंट्स का घोटाला कैसे किया जाता है, ये हमने वेरिफिकेशन वाले चैप्टर में भी किया था। उम्मीद करती हूँ आपको वो याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर भी हम इसको कर लेते हैं। एम्बेजलमेंट ऑफ द कैश का मतलब क्या है कि अब मैं कह रही हूं कि सामान आपके पास आया है, आप है सेलर, ठीक है, और ये है कस्टमर, बायर जिसे हम कहेंगे, ठीक है, बीच में है गोडाउन, आपका शोरूम, वेयर हाउस, ठीक है,
बायर की डिमांड आई आपके पास कि मुझे इतना इतना सामान चाहिए। मैंने कहा कि मेरे को 20 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, लोहे की राड की। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सरियों की, या फिर मैं ले लेती हूँ गाटर सबको पता है, गाटर पत्थर होते हैं, गाटर का एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने कहा कि मुझे 20 क्वांटिटी गाटर की चाहिए, ठीक है। लोहे के ऐसे लंबे लंबे होते हैं बच्चे, उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा, ऐसा कुछ शेप होता है उनका, इधर से चौड़ाई में होते हैं, इधर से कम चौड़ाई में होते हैं, ठीक है। गाटर का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। तो आपने क्या किया, आपने एग्जांपल दिया, ऑर्डर दिया आपने इनको कि मेरे को 20 क्वांटिटी चाहिए। कहते ठीक है जी, मिल जाएगी आपको, डेट बता दो, आपको मैं बिल भेज दूंगा, ठीक है। सेलर ने गोडाउन, जो वेयर हाउस वाले, जो गोडाउन वाले जो सर हैं, रिस्पेक्टेड, जो इसको संभाल रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इनको बताया कि 20 क्वांटिटी आपको इनको डिलीवर करनी है। कहता ठीक है, कर देंगे। तो यहां पर ऑर्डर अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब घपला कहां हो सकता है, अब जितना रेट इन्होंने यहां पर बताया, अब इन्होंने क्या कहा कि आपको रेट ना यहां से पता चल जाएगा। कहते ठीक है, अब इन्होंने इनको रेट बताया कि आपको एक इसका जो गाटर का रेट जो है वो 1000 रुपीज लेना है, ठीक है। तो 20 गाटर हो गए तो 20,000 हो गए। बट जो वेयर हाउस के जो ऑनर है उसने 1000 की जगह कितना कर दिया, 1200। ये बीच में कमीशन कौन खा गया, 1200 वाला। बट एंट्री किससे कर दी, 1000 से कर दी। तो यहाँ पे जो कैश का घोटाला होता है, इवन बायर को क्या लगेगा कि मैंने तो इस कंपनी से 1200 में खरीदा था, ओनर को ये लग रहा है कि मैंने तो 1100 में बेचा है। बीच में घपला कौन कर रहा है, ये पर्सन कर रहा है जो यहाँ पे ये संभाल रहा है ना। ये जो व्यक्ति है ये घपला कर रहा है, ये रेड जोन में, इसको हम रेड जोन में करते हैं। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मीन्स की कैश का घपला इस तरीके से हो सकता है, राइट। मैंने कहा कि मैंने सामान तो बेच दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ही शुड एग्जामिन द टोटल एंड द बैलेंस ऑफ द कैश बुक। कई बार ऐसा होता है कि अब इन्होंने तो कैश बुक में ही यही लिखा है, 1000 से एंट्री कर दी। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन। अगर आपको बिल बना के दिया जा रहा है तो आपको वो भी ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से का कि मैंने कहा कि मेरे गोडाउन में तो केवल 400 क्वांटिटी रहती है, ठीक है। एक महीने के बाद मैंने कहा कि मेरे पास तो केवल 80 क्वांटिटी रहती है। तो इनके ओपनिंग बिल और क्लोजिंग बिल भी आपके पास होने चाहिए कि जिससे आप फिजिकली वेरीफाई कर सके कि हाँ 80 रहती है, स्टार्टिंग में 400 ही थी, ठीक है। अगर आप बैंक से अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका बैलेंस भी आपकी कैश बुक से क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल अटेंशन डज शुड बी पेड टू द डेट ऑन विच द अमाउंट रिसीव हैज बीन डिपॉजिट इन द बैंक। अगर आपने बैंक से पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये आपका बैंक है, अगर आप यहां से पेमेंट करके किसी और को पेमेंट कर रहे हो, किसी और पर्सन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, तो जिस दिन पेमेंट की है उस डेट को फोकस करना है, जितनी अमाउंट की है उस डेट को फोकस, उस अमाउंट को फोकस करना है, किस टाइम पे किया उस टाइम को भी फोकस करना है, ठीक है। जो पैटी कैश बुक होती है जिसके अंदर छोटे छोटे खर्चे लिखे जाते हैं, छोटे मोटे खर्चे लिखे जाते हैं, तो छोटे मोटे खर्चों की भी आपको क्या रखनी पड़ेगी, प्रॉपर लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी, प्रॉपर सिक्वेंस से बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी टाइम, डेट और आपकी अमाउंट चेक की जा सकती है विद द कैश बुक के साथ और इवन वाउचर के साथ, ठीक है। रेफरेंस टू द रिलेटेड वाउचर बिफोर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट करने से पहले, क्रेडिटर कौन होता है पता है, अभी बताया था, जिनको कंपनी ने पैसा देना होता है ना, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। तो पेमेंट देने से पहले उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको कितने की पेमेंट करनी है। ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि हाँ मुझे 10,000 की पेमेंट करनी रहती है आपकी, कर दो, हाँ आंख बंद करके हमने भी कर दी, ऐसा होता है, नहीं होता ना। पेमेंट करने से पहले नेक्स्ट पर्सन की भी रिसिप्ट देखो और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लेजर बनाया हुआ क्रेडिटर का, तो उसकी अमाउंट भी देखो कि आपको राम को ही देने थे 10,000 रुपए या फिर शाम को देने थे 10,000 रुपए। समझ पा रहे हो। तो आपको अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करने से पहले उससे मिली हुई स्टेटमेंट को अपनी क्रेडिट अकाउंट लेजर से चेक आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होता है गुड्स के गड़बड़ होने की, क्योंकि गुड्स कुछ दिखाते हैं करते कुछ है ना। अब आ जाते हैं कैश की बात की जा रही है। ओह शिट, यहां पे आएगा ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़ा वो गुड्स के रिगार्डिंग था, यहाँ पे है सॉरी कैश के रिगार्डिंग था, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम इसको गुड्स के रिगार्डिंग। गुड्स क्या होगी, गुड्स को आप चोरी कर सकते हो। मैं कह रही हूँ कि आपको ये चोरी करना है तो आप नॉर्मल सी बात है
दिख जाएगा अगर कोई आप लेके जा रहे हो। मैं कह रही हूँ कि आपने ये जो फ़ोन है इसको उठा के लेके जाना है, आप मतलब इसको उठा के लेके जा रहे हो तो आप इसको उठा के लेके जा सकते हो। इवन जो यहाँ पे एक और लैपटॉप रखा है, आप मैं कह रही हूँ कि इसको आप उठा के लेके, क्या मुझे दिखाई नहीं देगा आप लेके जा रहे हो? तो ऑब्वियस ही बात है, लेके जा रहे हो। तो यहाँ पर एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स कैसे होगा? उन गुड्स का होगा जो दिखने में तो बिल्कुल छोटी मात्रा में है, बट उनकी वैल्यू जो है वो लाखों करोड़ों में है। जैसे कि डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। और इवन जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत महंगे महंगे होते हैं बट दिखते बहुत छोटे हैं। अगर मैं इसका जैसे सोने की एक इतनी सी छोटी सी ईंट भी अगर मैं उठा लूँ ना, तो वो भी काफ़ी हज़ारों की लाखों की हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि सच फ्रॉड इज यूजुअली फाउंड इन द स्किन केसेस के अंदर, जहाँ पे गुड्स तो छोटी होती है, लाइट वेट की होती है, बट उनकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट वैल्यूएबल होती है। द क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक शुड बी टैली विद देयर इज अ स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर के साथ साथ आपको अपने स्टॉक के साथ भी उसके मैच करना पड़ेगा, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि आप अपने अकाउंट के अंदर गड़बड़ दिखा रहे हो, आप अपनी जानबूझकर, जैसे अब ऊपर एग्जांपल लिया था ना कि आपने बेचा कितने का है सामान, आपने बेचा है सामान बच्चे 1200 रुपये का, बट आपने दिखाया कितने का है? 1000 रुपये, जिससे क्या हो रहा है? अपने अकाउंट्स में आप क्या कर रहे हो? विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो। किस लिए होती है ये? सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इज अ बोर्ड टर्म दैट कैन बी अकम्प्रेसेस वेरियस एक्शंस एम एट डिस्टॉर्टिंग और अल्टरिंग द इंफॉर्मेशन विद इन अ अकाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आप अपने अकाउंट्स के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं या अलग दिखाना चाह रहे हैं किसी सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये मोस्टली क्या होता है? इंटेंशनली होता है। इंटेंशनली आप उस चीज़ को गलत दिखा रहे हो, क्योंकि जो दिखाओगे वही तो दिखेगा ना, है ना। दिस इज इन्वॉल्व द ओवर स्टेटिंग द रिवेन्यू, अंडर स्टेटिंग द एक्सपेंसिस, हेडिंग द लाइबिलिटी। अपनी लाइबिलिटी को कम दिखा रहे हो, जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा दिखा रहे हो, खर्चों को कम दिखा रहे हो। ये कोई ना कोई पीछे पर्पस होता है। अगर आप लाइबिलिटी ज़्यादा दिखा रहे हो, खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हो, ठीक है, और अपने रिवेन्यू को कम दिखा रहे हो, रिवेन्यू कम दिखा रहे हो, खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हो, उसके पीछे पर्पस होता है कि आप अपने टैक्स को बचाना चाहते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके क्वेश्चन पेपर ऑडिटिंग के चाहे एफएम के ले लीजिए, इनकम टैक्स ले लीजिए, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग ले लीजिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले लीजिए, हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन पेपर चैनल पर अवेलेबल है। तो विजिट कीजिए हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर, वो भी 2021 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल मिलेंगे। और हाँ, इस चैप्टर से जो मैंने आपको बताया है जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर करके जाना, क्योंकि मुझे 101% मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हुआ है चैप्टर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे, और मेरे को लग रहा है कि मैं आपका जो 11 चैप्टर है और आपका जो 12 चैप्टर है, या तो मैं इन दोनों को साथ में लेके आऊँ, ठीक है, थोड़ा फिर उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है 1-2 दिन का, या फिर मैं कह रही हूँ कि आपको अलग अलग मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद ना ये जरूर बताना कि मैम वीडियोस कितनी आपकी हेल्पफुल रही, ठीक है। इवन क्वेश्चंस पेपर चैनल पर भी आप विजिट करके कमेंट जरूर करना कि मैम आपके जो क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो कैसे कितनी हेल्पफुल रही है हमारे लिए, ठीक है। और कुछ आपके लिए जो आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उन सजेशन की हम नेक्स्ट टाइम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम से कैसी तरह के क्वेश्चन चाहिए, कैसी तरह के डिज़ाइन आपके क्या और नया चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हम अब की बार कुछ नया लेके आने वाले हैं जनवरी सेशन के बाद, ठीक है, जो दिसंबर जो एग्ज़ाम होने वाले दिसंबर जनवरी के अंदर, फिर हम फरवरी से कुछ एक नया चीज़ लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो वेट कीजिए उस सरप्राइज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।